धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, 28 दिसंबर 2013 दिल्ली में पहली बार लोगों की एक बहुत पसंदीदा सरकार, जिसका एक सबसे बड़ा उद्देश्य था करप्शन फ्री सरकार देना लोगों को, उस समय की हालतों को देखते हुए, हालांकि ये सरकार पूर्ण रूप से सक्षम नहीं थी, कांग्रेस ने इसे अनकंडीशनल सपोर्ट किया और सरकार बन गई। माननीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में बनने वाली ये सरकार ने आते ही सबसे पहले करप्शन को खत्म करने के लिए काम करना शुरू किया। उसके बाद बिजली, पानी की सुविधाएं लोगों को देनी शुरू की और एक जन लोकपाल को जो उन्होंने पास कराया था, उसको चूंकि कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही थी, माननीय केजरीवाल जी ने ये सरकार 14 फरवरी 2024 को छोड़ दी। कुछ दिन और गुजरे, 14 फरवरी 2015 इलेक्शन हुआ और लोगों ने पूरे बहुमत के साथ उस सरकार को दोबारा चुना और इस बार 67 लोग 70 में से आम आदमी पार्टी के और 3 आदमी बीजेपी के चुने हुए। कांग्रेस का लोगों ने बिल्कुल सफाया कर दिया, जिनका पहली बार 8 लोग थे और जिन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट तो दी थी, पर सरकार को सपोर्ट दिल से नहीं किया था। यही कारण था कि उस समय जन लोकपाल बिल पास नहीं हो पाया। ये सरकार ने आते ही न केवल जन लोकपाल बिल को पास कराया, बल्कि लोगों के लिए जो जरूरी सुविधाएं थी उनको देने का काम किया। ये बीजेपी के लिए एक चुनौती बन गए थे, क्योंकि 2014 में केंद्र में एक नई सरकार आई और उस सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने आते ही दिल्ली की सरकार को, क्योंकि उन्हें लगा ये उनके लिए चैलेंज है, जब पूरे देश में उनका परचम फहरा रहा था तो उन्हें लगा कि दिल्ली में जहां उनकी सरकार स्थापित है, अगर वहां कोई एक नई सरकार होगी तो उनके लिए चुनौती होगी। उन्होंने दिल्ली की सरकार को तंग करना शुरू कर दिया और हमारे विधायकों को लोभ और प्रलोभन देना शुरू कर दिया। इस कड़ी में सबसे पहला नाम था बिन्नी का। हमारी पार्टी के एक एमएलए थे, पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। बीजेपी के प्रलोभन में आकर उन्होंने हम आम आदमी पार्टी के खिलाफ बातें करनी शुरू कर दी। ये पहला वाकया था जब बीजेपी ने हमारे एमएलए को एल्योर करना शुरू कर दिया, बहकाना शुरू कर दिया और उसके बाद उन्होंने इस सत्ता को डीरेल करने के लिए, इस सत्ता को खत्म करने के लिए, इस पार्टी को खत्म करने के लिए, इस सरकार के कामकाजों को रोकने के लिए एक षड्यंत्र रचा और बिन्नी के बाद, चाहे वो करतार सिंह जी तंवर साहब हो, चाहे वो हमारे एक मंत्री राजकुमार आनंद जी हो, और राजकुमार आनंद जी तो हमारे साथ इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़े हुए थे। उनके यहां जब 23 घंटे की रेड हुई, तब उन्होंने लोगों को टेलीविजन में कहा कि मेरा कसूर केवल यह है कि मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लोगों की भलाई के लिए काम करने वाली इस सरकार का हिस्सा हूं और यह सरकार जो अनुसूचित जनजातियों के भले के लिए काम कर रही है, उसके एक अनुसूचित जाति के मंत्री को बर्दाश्त नहीं कर रही है। परंतु कुछ दिन बाद जब उन्हें दोबारा एक ईडी का नोटिस मिला तो उन्होंने वो हमारी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और 10/7/24 को वो हमारी पार्टी छोड़कर चले गए। पर बीजेपी को इससे चैन नहीं था, क्योंकि केवल 3 मात्र से उनका काम नहीं चलता था। उन्हें तो दिल्ली की सरकार के अच्छे कामों को रोकना था, इसलिए लगातार वो हमारे लोगों को तंग करते रहे और उसमें उन्होंने अपने लोग, हमारी पार्टी के लोगों को बहकाने, लालच देने के लिए छोड़ना शुरू कर दिया। उसी कड़ी में एक नाम था संजय पालीवाल नाम के एक एडवोकेट का। वो पहले मेरे पास आया था, मैंने चूंकि पटियाला उसमें वकालत करता था इसलिए उसकी रिपोर्ट नहीं की। वो बाद में वंदना कुमारी जी के पास जा पहुंचा। सर मैं बिल्कुल बहुत कट शॉर्ट कर रहा हूं, मैं अपनी बात को जल्दी खत्म मैं आपको बता रहा हूं सरकार कैसे बीजेपी हम लोगों को तंग करके हमारी सरकार को खत्म करना चाहती थी। और यह सिलसिला आपसे नहीं शुरू हुआ है, 2014 से
जब से हमारी सरकार बनी है तब से कर रहे हैं। वंदना कुमारी जी के घर गया, वंदना कुमारी जी ने पुलिस को रिपोर्ट की, एक मुकदमा दर्ज कराया, बीजेपी शांत नहीं हुई तब भी। उसके बाद एक और मेंबर था शेर सिंह डागर, वो दिनेश मोहनिया जी के पास जा पहुंचे और दिनेश मोहनिया जी भी उससे संतुष्ट नहीं थे, उनके बहकावे में नहीं आ रहे थे। दिनेश मोहनिया जी ने एक रिपोर्ट लिखाई और एक मुकदमा दर्ज किया। स्पीकर साहब, मुझे 20 करोड़ का ऑफर मिला। मैंने पार्टी में भी बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बताया, संजय सिंह जी के साथ में 3 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहा। यह तरीका था इनका इस पार्टी को खत्म कर, इसके लोगों को बरगला के, बहका के, तोड़ के आम आदमी पार्टी को छुड़वाने का। स्पीकर महोदय, दिल्ली की इस पॉपुलर गवर्नमेंट में 17/11/2021 को एक्साइज पॉलिसी बनाई। एक्साइज पॉलिसी बनने के बाद अगर हम देखें कि क्या इन्होंने जब देखा कि हमारे एमएलए नहीं टूट रहे, यह सिलसिला जो वहां 2013-14 में शुरू हुआ था उससे उनको कामयाबी नहीं मिल रही थी। मात्र बिन्नी के चले जाने के बाद हमारी पार्टी में से कोई और आदमी हिला नहीं था। तब इन्होंने एक्साइज के केस को ढूंढना शुरू कर दिया और उसमें एक मुकदमा दर्ज कर बहुत सारे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। उसी कड़ी में अगर आप देखें तो जो सबसे पहले 1947 में फेरा नाम से फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से एक डिपार्टमेंट बनाया गया था, उसी को बाद में बदल के इन्होंने 2002 में सर पीएमएलए एक्ट में बदल दिया और पीएमएलए को 2005 में इन्होंने ईडी को एक डिपार्टमेंट के रूप में परमिशन दे दी कि वो इनके खिलाफ एक्शन ले और सबसे पहले उसके विक्टिम हम होने लगे। इसी कड़ी में जहां एक और यूपी एक ही गवर्नमेंट ने एक अगले मिनट में खत्म करूंगा, जहां उन्होंने 1797 मुकदमे दर्ज किए और 112 केसेस में चार्जशीट की जो केवल 6% था और उनमें किसी में कन्विक्शन नहीं हुई, वहीं एनडीए की सरकार ने 5155 केस रजिस्टर किए अपने काल में, जो 1281 चार्जशीट किए और केवल कन्विक्शन 36 केसेस में थे 63 लोगों, केवल 36 लोग, केवल 0.7% लोगों की कन्विक्शन करवा पाए। पर्पज था एक्सटॉर्शन करना, पर्पज था डराना, पर्पज था चुनी हुई सरकार को डीरेल करना। इसी कड़ी में अगर हम देखें तो इन्होंने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंसेस एक्ट 2018 बनाया। इसी में इन्होंने ईडी एक्ट में एक प्रोविजन डाला था कि जो सीआरपीसी में एक कानून है कि ओनस कंप्लेनेंट पार्टी पे होगा, कंप्लेंट पुलिस पर होगा कि वो प्रूव करे कि कोई आदमी गिल्टी है। इन्होंने उस कानून को बदल दिया और ये कह दिया कि अब ओनस अक्यूज पे होगा कि वो प्रूव करे कि मैं वो गिल्टी नहीं हूं। यही कारण था कि जो आदमी ईडी में गिरफ्तार हुआ उनकी बेल नहीं हो पाई। और सर सीएम साहब को तो कैसे पकड़ा था? सीएम साहब को तो जो इनका सबसे बड़ा एक अक्यूज था चंद्रमोहन रेड्डी, नहीं शरद चंद्र रेड्डी जब पुलिस के पास आया तो 9/11/2022 को उसको बुलाया गया था। 9 नवंबर 2022 को उस आदमी ने स्टेटमेंट दी। ये अरबिंदो फार्मा का मालिक था, शराब के ठेके इसको मिले थे, साउथ की लॉबी का था। जब आया तो उसने कहा कि मैं सीएम साहब के पास कभी भी शराब के किसी मामले में न कभी गया, न मेरी कोई बातचीत हुई। शरद रेड्डी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उस आदमी को कुछ ही दिन में बेल ये कह के दी कि वो बीमार है और उसे 4.5 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड लिया। कुछ महीनों बाद उसे बेल दे दी गई और उससे 25 करोड़ रुपए लिए, सॉरी 450 करोड़, माफ कीजिए 55 करोड़, आई अपोलोजाइज, माफ करिए 55 करोड़, 60 करोड़ रुपए उसने अकेले ने दिए इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में बीजेपी की गवर्नमेंट को। सर ये खेल था केवल और केवल तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने का। और वो आदमी जो पहली स्टेटमेंट देता रहा कि मैं कभी नहीं मिला,
उस आदमी को जिसको ईडी ने गिरफ्तार किया, जिस आदमी को जेल भेजा, कुछ ही दिन में 4.5 करोड़ लेके इंटरिम बेल दी और बाद में 55 करोड़ रुपए लेके उसको जमानत देके सरकारी गवाह बना दिया, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ गवाह बन गया था। ये बीजेपी का खेल है। हमारे लगभग सारे जितने एमएलए हैं, लगभग आधे के करीब पे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अकेले माननीय अरविंद केजरीवाल जी पर 50 मुकदमे हैं। वो मुकदमे, शांत रहिए। विजेंद्र जी मुझसे बात करिए। आप जब बोलते हैं मैं नहीं बोलता, जब आप बोलते हैं मैं नहीं बोलता हूं, शांत रहिए। चलिए मदन लाल जी अब कंक्लूड सर, अकेले अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, माननीय एक्स चीफ मिनिस्टर जी के ऊपर दिल्ली, मुंबई, बंगलोर, गुवाहाटी, यूपी, गोवा, पटना 50 केस है। हमारे पूर्व डिप्टी सीएम के ऊपर 12 केसेस हैं। सत्येंद्र जैन साहब पे 2 केसेस हैं। कैलाश गहलोत जी के ऊपर 2 बार रेड की है। नरेश बालियान पे 3 केस है, गुलाब सिंह पे 3 केस है, अमानत पे 12 केस हैं, विशेष रवि पे 1 केस था, एक्विट हो गए। वंदना कुमारी पर केस है, अखिलेश पति त्रिपाठी जी पे है, राखी पिल्लान जी पे है। आप खुद के ऊपर 2 केस थे, आप बरी हो गए। भगवान का शुक्र मानिए कि केस बरी हो रहे हैं, क्योंकि आप सारे इनोसेंट हैं। अब तक हमारे किसी भी एमएलए को मेरी नजर में, मेरी जानकारी में सजा नहीं हुई है। इसका पीछे केवल एक कारण है कि सारे के सारे केसेस आप लोगों को जानबूझकर फंसाने के लिए, बेइज्जत करने के लिए, डिफेम करने के लिए, उस पार्टी के बारे में लोगों में भ्रम फैलाने के लिए रजिस्टर किए गए, जिससे लोगों को लगे कि शायद ये करप्ट है या क्रिमिनल है। सर, राखी बिरलान जी हमारी डिप्टी स्पीकर है, उनके खिलाफ भी 3 मुकदमे, जिनमें से 1 में बरी हो गई, 2 अभी पेंडिंग है। आपके अलावा ऋतुराज जी पर 2, ऋतुराज जी का 1 केस खत्म हो गया। दिनेश मोहनिया जी पर 9 केस, 6 में बरी हो गई। सर, जर्नैल सिंह पे 2 केस। चलो अब दोनों जी फिर चर्चा नहीं हो पाएगी। सर, संजीव जी, सर मैं ये कह रहा हूं कि इतने केस करने के बाद जिस तरीके से इन्होंने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सहारा लिया है, ये केवल और केवल इस सरकार को गिराने की साजिश, बदनाम करने की साजिश, और ये काम न कर पाए, ये साजिश है। मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों को जो ऐसा कर रहे हैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी हरकतों को लोग देख रहे हैं और सबसे ज्यादा कोर्ट देख रही है। कोर्ट ने जिस तरीके से माननीय अरविंद केजरीवाल जी के केस में, मनीष सिसोदिया जी के केस में और संजय सिंह जी के केस में जिस तरीके से लताड़ा है ईडी को और सीबीआई को, उससे साफ जाहिर होता है कि ये केस उन्होंने जानबूझकर बदनीयती के साथ ऊपर के इशारे पे किए थे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।